कहते हैं कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। नमस्कार, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यूजीसी नेट की परीक्षा जून में संभव है। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे और हमारी यह सीरीज भी जो प्रीवियस नेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के संकलन पर आधारित है, यह भी आने वाली जून की परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की यह प्रश्नोत्तरी अंतिम प्रश्नोत्तरी होगी रीति काव्य पर, ठीक है। इसके बाद हम आधुनिक काल शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? ऑप्शन है केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर या फिर सेनापति। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विज्ञान गीता जो है केशवदास की कृति है। देखिए, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि केशवदास रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं, है ना। और साथ ही संस्कृत की रीति काव्य परंपरा को हिंदी में अवतरित करने का गौरव भी केशवदास को ही प्राप्त है। जैसे कि केशवदास की रचनाएं हम ऑलरेडी जानते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना। इन रचनाओं के माध्यम से ही, इनको पढ़कर ही जो आगे के कवि हुए, केशवदास के बाद के कवि, उन्होंने रीति ग्रंथ लिखे इन्हीं रचनाओं को पढ़ने के बाद, यहाँ से प्रेरणा लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी केशवदास एक विशुद्ध रीति ग्रंथकारी कवि नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो रामचंद्रिका है और विज्ञान गीता है, जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं, ये ऐसी रचना है जो भक्ति काल परंपरा के अनुसार लिखी गई है। केशव ने रीति ग्रंथों का प्रणयन तो किया, लेकिन इसके बाद तुरंत इनके बाद एकदम जो रीति ग्रंथ काव्य परंपरा की अखंड परंपरा है या अविच्छिन्न परंपरा, वह नहीं चली। लगभग इनके 50 वर्ष बाद जो है चिंतामणि त्रिपाठी के बाद ही रीति ग्रंथों की अविच्छिन्न परंपरा के प्रचलित होने से रीति काव्य के प्रवर्तक होने का श्रेय भी चिंतामणि को ही जाता है। इसीलिए रीति काल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है, ठीक है, केशवदास को नहीं। उसी तरह प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीति मुक्त कविता की विशेषता पूछा है, ठीक है। स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्व्यक्तिकता या फिर ऐतिहासिकता। तो हम सब जानते हैं कि रीति काल में जो 3 तरह की धाराएं चली, तो उसमें से जो रीति मुक्त काव्य था उसको स्वच्छंद काव्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये जो स्वच्छंद काव्य है ना, रीति मुक्त काव्य है ना, ये कैसा काव्य है? इसमें कवियों ने क्या किया? इसमें कवियों ने जो प्रेमानुभूति का वर्णन किया वो बड़े ही स्वच्छंद और उन्मुक्त भाव के साथ किया, बड़े सहज भाव के साथ प्रस्तुत किया या अभिव्यक्त किया, क्योंकि इन कवियों ने एक सच्चे प्रेमी की तरह जो रूह से आवाज आती है, जब आप किसी को चाहते हो ना, सच्चे दिल से, रूह से प्यार करते हो ना, अपनी आत्मा की गहराई से, तो वो जो आपका अनुभव है, जो आपका एहसास है, वो काव्य के जरिए या लेखनी के जरिए, आप शब्दों के जरिए उसको काव्य में ढाल सकते हैं या उतार सकते हैं, यूँ कह सकते हैं। तो उसी तरह से इन रीति मुक्त कवियों ने भी अपने हृदय से निकलने वाले हर उद्गार को काव्य में एक सहज अनुभूति के साथ ढाला, है ना। कि जैसे कि घनानंद की काव्य पंक्ति ले लीजिए कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, ठीक है। तो उसी तरह से एक और पंक्ति ले लीजिए आपकी, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, ठीक है। तो इस तरह की ये जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे ना, इन्होंने अपने दिल से, अपने अंदाज से जो है काव्य रचा है, ठीक। इसीलिए स्वच्छंदता इसका मुख्य क्या होगा? विशेषता माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभनदास है, कृष्णदास भी है, चित स्वामी भी है। ध्रुवदास जो हैं अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखिए 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो उसी तरह से 4 विठलनाथ के शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। इसलिए ध्रुवदास का तो कहीं नाम नहीं आता, तो ध्रुवदास जो है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं होते। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? यह काफी बार पूछा जाता है यह प्रश्न। नावादास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रायमल पांडे। तो रायमल पांडे एक ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने हनुमत चरित्र का क्या किया है? इस रचना को रचा है। ओके, तो आपने याद रखना है इस रचना को। प्रश्न 5 है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का, भूषण का, पद्माकर का या फिर मतीराम का? तो काफी बार हम मतीराम पर चर्चा कर चुके हैं। ललित ललाम जो है मतीराम का काव्य ग्रंथ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है?
बिहारी ने, घनानंद ने, कवि देव ने या फिर पद्माकर ने? तो हम सब जानते हैं पद्माकर के बारे में कि रीतिकाल के पद्माकर कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में ऋतुओं का वर्णन किया है, त्योहारों का, मेलों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने जीवन के जो खूबसूरत पक्ष हैं उनको एक साथ पिरोया है अपने काव्य में। उसी तरह प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम। तो भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम जो है कवि देव की रचनाएं हैं, लेकिन कवि कुल कल्पतरु जो है कवि देव की रचना नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। ठीक है। प्रश्न 8 है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में, दोहा छंद में, सोरठा छंद में या चौपाई छंद में? तो रास पंचाध्यायी जो है नंददास की रचना है, जिसे लिखा है इन्होंने रोला छंद में। ओके। प्रश्न 9 है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था, यह कथन किस आचार्य का है? केशव दास के संबंध में कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ उनका सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं था, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 देखिए, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या फिर काव्य भेद? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि भिखारी दास का जो काव्य निर्णय ग्रंथ है ना, उसमें उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है। अब सर्वांग विवेचन क्या होता है? देखिए, शरीर के जो सभी अंगों का विवेचन करना ही सर्वांग विवेचन कहलाता है। ठीक है, नायक नायिकाओं को ही ले लीजिए, उनका विवेचन हो गया, नायिका भेद विवेचन हो गया, तो इसलिए उनके सभी अंगों का विवेचन करना ही सर्वांग विवेचन है। प्रश्न 11 है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या फिर बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत ही कम है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के संबंध में कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ओके। उसी तरह प्रश्न 12 है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ऑप्शन है ग्वाल कबीर, राम सहायदास, पद्माकर भट्ट या फिर सम्मन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पद्माकर भट्ट ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना भी की है। देखिए, पद्माकर का नाम ही है पद्माकर भट्ट। ठीक है, पूरा नाम इनका पद्माकर भट्ट था, और हम जानते थे कि ये तेलंग ब्राह्मण थे, है ना, इस जाति से जो है ये संबंधित थे। और इनकी जो रचनाएं हैं जैसे जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर बिरुदावली तथा गंगा लहरी, ये बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, और इन्हें पन्ना, ग्वालियर, बूंदी, उदयपुर और जयपुर राज दरबारों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। इस तरह से जो कवि पद्माकर हैं वो काफी राजाओं के आश्रय में रहे हैं। प्रश्न 13 देखिए, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? राजा नृपशंभु, राजा मानसिंह, बलवंत दास या फिर महेश दास? तो जो द्विजदेव हैं, जो कवि और आचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं, असल में ये इनका जो नाम था राजा मानसिंह था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। प्रश्न 14 देखिए, भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कवि रतन, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कल परसों की वीडियोज में भी पूछा था, है ना, कि कमेंट बॉक्स में बताना है भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है। तो देखिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है भ्रमर दूत। आपको पता है, भ्रमर गीत सार परंपरा पर जो है काफी ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और इसी परंपरा पर सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर दूत नाम से रचना की है। नेक्स्ट है, राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास या फिर हृदय राम? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राम ध्यान मंजरी रचना है आपके स्वामी अग्रदास की। ओके। प्रश्न 16 देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ किसे माना जाता है? कवि प्रिया जो केशवदास की रचना है, कवि कल्पद्रुम जो चिंतामणि की रचना है, हित तरंगिणी जो कृपाराम की रचना है, या फिर साहित्य लहरी जो सूरदास की रचना है? तो ऑप्शन स जो है इसका सही उत्तर होगा। हित तरंगिणी जो कृपाराम की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ माना है। ओके, तो याद रखने योग्य तथ्य है यह। प्रश्न 17 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतसई परंपरा की पहली रचना किसे माना जाता है? अमरूक शतक को, बृंद सतसई को, नीति शतक को या फिर गाथा सप्तशती को? देखिए, अमरूक शतक जो है कवि अमरूक की रचना है, बृंद सतसई कवि बृंद की रचना है, नीति शतक भर्तृहरि की रचना है, और गाथा सप्तशती जो है कवि हाल की रचना है। तो यही गाथा सप्तशती ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ है, मतलब सतसई परंपरा का, जिससे कि क्या है, हिंदी में इसे सतसई परंपरा की पहली रचना माना जाता है। प्रश्न 18 है, रीतिकाल में लल्ला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया,
रणनात्मक ध्वनियों की बहार आ गई और इस तरह नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जगदीश गुप्त का या फिर डॉक्टर बचन सिंह का? तो डॉक्टर बचन सिंह का ही यह कथन है कि रीति काल में लल्ला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया और रणनात्मक ध्वनियों की बहार सी आ गई और नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है? तो आप सभी इस प्रश्न से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि काफी बार यह पूछा जा चुका है किसमें, एग्जाम में। ठीक है, सभी तरह की हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें यह पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन सा इसका सही उत्तर होगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। प्रश्न 20 देखिए, आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का क्या नाम है? यमक सतसई, शायर सतसई, सतसई हाजिर या फिर फिरंगी सतसई? तो आनंदी लाल शर्मा ने बिहारी सतसई की जो टीका लिखी है वह लिखी है फिरंगी सतसई नाम से। ठीक है। प्रश्न 21 देखिए, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए? सुजान की उपेक्षा, देखिए घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, लेकिन घनानंद का जो प्रेम था वह एक तरफा था, सुजान इनसे प्रेम नहीं करती थी। तो इस तरह से सुजान की उपेक्षा से इनके मन में विराग उत्पन्न हो जाता है और ये चले जाते हैं वृंदावन। तो वहां पर जाकर जिस संप्रदाय से यह दीक्षित हो जाते हैं उस संप्रदाय का नाम होता है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है? ऑप्शंस हैं ध्यान मंजरी, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी या फिर रूप मंजरी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रूप मंजरी जो है अगरदास की रचना नहीं है। अगरदास के बारे में अगर हम बात करें तो भक्ति काल के कवियों में स्वामी अगरदास का एक विशेष स्थान है और ये नाभादास के गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, वही नाभादास जिन्होंने भक्तमाल रचना लिखी है। ठीक है, तो नाभादास के गुरु थे अगरदास। और अगर अगरदास के गुरु की बात करें तो इनके गुरु रहे हैं कृष्णदास पयहारी। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है यह प्रश्न भी। प्रश्न 23 देखिए, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि किसे निर्धारित किया गया है विद्वानों के द्वारा? द्विजदेव को, कवि ग्वाल को, कवि ठाकुर को या फिर पद्माकर को? तो रीतिकाल के जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उनमें से अंतिम कवि माना जाता है पद्माकर को। ठीक है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों में अंतिम कवि रहे हैं आपके पद्माकर। उसी तरह से प्रश्न 24 है कि रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? केशवदास, दीनदयाल गिरी, मधुसूदन या फिर भगवत रसिक? तो देखिए, रीतिकाल में जिन्होंने राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रचा है उनमें मधुसूदन कवि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और इनकी जो रचना है रामाश्वमेघ है। ठीक है, रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में प्रबंध काव्य रचा है इन्होंने रामाश्वमेघ के नाम से, मधुसूदन ने। प्रश्न 25 है, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात्रकर्ता कौन थे? पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान देन या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र? तो देखिए, सबसे पहले देव और बिहारी की जो तुलना की है, तुलनात्मक ढंग से आलोचन किया है, वह किया है मिश्र बंधुओं ने। और मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं, है ना, कौन कौन से कवि आते हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। ओके। प्रश्न 26 देखिए कि केशव दास कृत रसिक प्रिया जिसकी रचना इन्होंने की है 1591 ईस्वी में, आखिर इस रचना का आधार ग्रंथ कौन सा रहा है? काव्यालंकार जो भामा का है, रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक, भट्टनायक का हृदय तरंग या फिर जयदेव पीयूष वर्ण का चंद्रालोक? तो श्रृंगार तिलक जो है केशव दास की रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ रहा है जो रुद्र भट्ट द्वारा लिखित है। ठीक है, रुद्र भट्ट ने लिखा है श्रृंगार तिलक, जिसके आधार पर केशवदास ने फिर रसिक प्रिया की रचना की है। प्रश्न 27 देखिए, भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है, इस कथन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, विश्वनाथ मिश्र या फिर डॉक्टर सत्येंद्र नाथ? तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा कि भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है, यह कथन कहा है आपके विश्वनाथ मिश्र ने। उसी तरह से प्रश्न 28 है कि कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शंस है देव प्रबोध नाम से, देव माया प्रपंच नाम से, रसिकानंद नाम से या फिर देवायन नाम से? तो कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद किया है देव माया प्रपंच नाम से। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो प्रबोध चंद्रोदय जो है एक संस्कृत नाटक है और इसके रचयिता हैं कृष्ण मिश्र, लेकिन कवि देव ने इस नाटक का पद्य अनुवाद किया देव माया प्रपंच से। तो आपने याद रखना है यह तथ्य।
उसी तरह से प्रश्न 29 देखिए, सूदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? प्रेमिका सुजान को उलाहना देना, सुजान कृष्ण भक्ति, सुजान भरतपुर के राजा की वीरता का प्रदर्शन करना, या फिर अलंकार निरूपण। तो कवि सूदन के द्वारा जो सुजान चरित ग्रंथ रचा गया है उसमें सुजान जो भरतपुर के राजा हैं उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 30 देखिए, मतिराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? काव्य अलंकार जो भामा का है उसका, कुवलयानंद जो अभय दीक्षित की रचना है उसका, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो कवि वामन की रचना है, संस्कृताचार्य है ये, या फिर चंद्रलोक जो जयदेव पीयूषवर्ण की रचना है। तो मतिराम का जो रीतिबद्ध ग्रंथ है ललित ललाम, ठीक है, रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम, उस पर जो है चंद्रलोक जो जयदेव की रचना है उसका प्रभाव माना जाता है। ओके। प्रश्न 30 है, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन हैं? इस बारे में भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। कवि कृष्ण ऐसे कवि हैं, इन्हीं के बेटे माने जाते हैं जिन्होंने की कवि बिहारी ने तो दोहों में रचा है बिहारी सतसई को, तो इन्होंने सवैयों में रचा है फिर। ठीक है, तो याद रखना है आपने इस बात को। प्रश्न 31 देखिए, राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है, रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि कौन हैं? आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, कवि देव, या फिर भिखारी दास। तो देखिए भिखारी दास की यह काव्य पंक्ति है कि राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है ना, रीतिकालीन कवियों की जो भक्तिहीनता आ गई थी उनमें, तो उस संदर्भ में भिखारी दास ने यह कहा था। मतलब एक तरह से भिखारी दास ने रीतिकालीन कवियों की इस काव्य पंक्ति के द्वारा समीक्षा की है। उसी तरह से प्रश्न 32 है कि नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ललित ललाम को, सुख सागर तरंग को, कवि कुलकंठाभरण को, या सर्व सोलह प्रकाश को? तो देखिए नायिका भेद की दृष्टि से रीतिकाल का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है सुख सागर तरंग को। सुख सागर तरंग के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी आपसे पूछा जाता है उसको आप लिखा कीजिए, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, मेमोरी शार्प होगी आपकी, है ना, और आपको याद भी रहेगा। तो जो भी मैं पूछती हूँ उसे लिखा कीजिए। 33 प्रश्न है कि जयसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास सहाय के ग्रंथ का क्या नाम है? स्वरखड़ी, वर्ण विनोद, ककहरा, या फिर वर्णमालावली? तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा कि जो जयसीकृत रचना है अखरावट, सेम उसी की तर्ज पर रामदास सहाय ने ग्रंथ लिखा है ककहरा नाम से। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, आपने याद रखना है इसको। उसी तरह से प्रश्न नंबर 34 देखिए कि छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? छंद निरूपण ग्रंथों में, ठीक है, सबसे प्राचीन रीतिकालीन ग्रंथ तो छंदमाला है। वृत्त कौमुदी नहीं है, छंदसार नहीं है, पिंगल शास्त्र नहीं है, बल्कि ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। छंदमाला जो है छंद निरूपण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम कृति मानी जाती है, रचना मानी जाती है रीतिकाल की। प्रश्न 35 देखिए, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो नो डाउट ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। महाराज जसवंत सिंह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण जो है अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है रीतिकाल का। ठीक है, प्रश्न 36 है, निम्न में से कौन सी ऐसी कृति है जो कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। कवित प्रकाश जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचना नहीं है, जबकि सर्व सोलह प्रकाश, सुनीति प्रकाश और चंडी चरित जो है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। प्रश्न 37 ध्यान से देखिएगा, सुजान रहित प्रबंध, सुजान विलास, सुजान चरित, ये तीन रचनाएं हैं, ये तीन ग्रंथ हैं, इनके रचयिता कौन कौन से आपने मतलब क्रमशः बताने हैं। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। देखिए सुजान रहित प्रबंध जो है वो घनानंद की रचना है, जबकि सुजान विलास जो है सोमनाथ की रचना है, और सुजान चरित कवि सूदन की रचना है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुजान नाम से कहीं कंफ्यूज ना हो जाए और घनानंद ही ना कर दें, है ना। अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया तो आपने ध्यान से इनको याद रखना है रचनाओं को कि किस किस कवि की ये रचनाएं हैं सुजान नाम से। ठीक है, प्रश्न 38 देखिए, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिवद्ध कवि कौन है? केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, या फिर देव? तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा था, और जो 33 आपके संचारी भाव हैं जिन्हें माना जाता है उनके बारे में भी डिस्कस किया था, है ना, उनके नाम भी पढ़े थे हमने। तो कवि देव ऐसे कवि हैं जिन्होंने 34वां संचारी भाव माना है छल को।
उसी तरह से प्रश्न 25 यहाँ पे आ गया कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या था। तो सैयद गुलाम नबी जो है रसलीन का वास्तविक नाम था। 39 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है। तो द्विजदेव को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम वो भी श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है, किसको? द्विजदेव को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़े उधर से मीठी है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, कि बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है। सतसई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक कौन है भाई? तो पद्म सिंह शर्मा। मिश्र बंधु नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, लाला भगवान दीन नहीं है। ऑप्शन सा इसका सही उत्तर होगा। पद्म सिंह शर्मा ने ही बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी माना है। तो यह थी रीति काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी सीरीज, जो कि आधारित थी प्रीवियस एनटीए एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर, है ना। आज यह रीति काव्य की अंतिम वीडियो है और इसके बाद हम आधुनिक काल स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद भी करती हूँ कि इन जितने भी प्रश्न मैंने कराए आपको सीरीज में, ये सभी के सभी जो है जून की परीक्षा में यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब आए आपको। ठीक है, और नो डाउट यहीं से आएगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी है ना, आप रिपीट कीजिए हफ्ते में 2-3 बार, तो यहीं से आएंगे प्रश्न आपको। ठीक है, मिलती हूँ आपके साथ। नमस्कार।